माँ, मैं कैसी लग रही हूँ? आहा, मेरी रानी बेटी बहुत सुंदर लग रही है। आप मेरा दिल रखने के लिए तो ऐसा नहीं कह रही है ना? माँ, मुझे अपनी शादी में सबसे सुंदर लगना है। जानती हूँ। और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो बेटी। और सुनो, शादी के दिन तुम जो लहंगा पहनोगी उसे बनाने का आदेश भी मैंने दे दिया है। अच्छा, पर आपने किसको ये आदेश दिया माँ? और किसे? वही अपने शाही दर्जी रामदास को। उनसे सुंदर कपड़े भला कौन तैयार कर सकता है इस परिलोक में? ये बात तो है माँ। जहाँ एक तरफ परिलोक के राजमहल में राजकुमारी की शादी की तैयारियां चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ परिलोक की ही एक दूसरी परी, पायल, अपने हुनर को बस एक मौका मिलने का इंतजार कर रही थी। पायल ने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था और फिर अपना पेट पालने के लिए पायल ने सिलाई का काम सीखा। वक्त बीतने के साथ पायल का इस काम में खूब मन लगने लगा। खास बात यह थी कि पूरे परिलोक में राज परिवार के अलावा किसी को भी जादू करने की इजाजत नहीं थी। इसीलिए परी होने के बावजूद पायल बड़ी मेहनत से सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। उसी परिलोक में रामदास नाम का एक लालची आदमी भी था। वो राजमहल का शाही दर्जी था और फिलहाल राजकुमारी की शादी का लहंगा उसी के पास तैयार हो रहा था। अरे, ये क्या कर रहा है? मालिक, वो राजकुमारी जी के लहंगे में मोती लगा रहा हूँ। अरे, पागल हो गया है क्या? ओफो, क्या करूं मैं तेरा। अच्छा, एक बात बता, इस पूरे परिलोक में सबसे सुंदर कपड़े कौन बनाता है? जी, आप मालिक। हाँ, तो अब ये बता कि मेरे अलावा राजकुमारी का लहंगा किसी और के पास बन सकता है क्या? अब ऐसा मुमकिन तो नहीं है मालिक। हाँ, तो फिर तू बस इतना कर कि फटाफट इस लहंगे का काम खत्म कर। अभी रानी परी का लहंगा भी तो बनाना है। और सुन मेरी बात, ये इतने सारे मोती लगाने की जरूरत नहीं है लहंगे में। जितना कम सामान लगाएगा उतनी लागत कम आएगी ना, बैल बुद्धि कहीं के। पर इस लहंगे के लिए तो आपको ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं मिल रही है ना, और फिर ये लहंगा कोई आम लहंगा तो नहीं है। इसे हमारी राजकुमारी जी अपनी शादी पर पहनने वाली हैं, तो मैंने सोचा कि। बस यही तो दिक्कत है, तू सोचता बहुत है। सोचने का काम मेरा है और तेरा काम यह है कि जैसा मैंने बोला वैसा कर, समझा? या दूसरे तरीके से समझाऊं? अपने कारीगर सुंदर को बुरी तरह से डांट कर रामदास वहां से चला गया और तभी वहां पायल आई, जिसने रामदास और सुंदर की सारी बातें सुन ली थी। कैसे हैं काका? अरे पायल बेटिया, आओ आओ, हम तो ठीक हैं, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ काका। अब बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आपसे मिलती चलूं। अब वैसे काका, राजकुमारी जी के लहंगे में ये मोती बहुत सुंदर लग रहे हैं। वाह, सच में क्या कारीगरी की है आपने। हाँ बेटिया, बड़े मन से बना रहा था इसे, लेकिन अब। मैंने सब सुन लिया काका। वैसे काका, क्या आपको पता है कि मैं भी सिलाई का काम कर लेती हूँ? अच्छा, अरे वाह, तो क्या बना लेती हो? जी, वैसे तो सब कुछ बना लेती हूँ, लेकिन कोई कुछ बनाने को देता ही नहीं मुझे, इस डर से कि कहीं मैं उनके कपड़े न खराब कर दूं। बस कुछ लोग मेरे पास अपने कपड़े छोटे या बड़े करवाने आते हैं। रफू वगैरह भी कर देती हूँ। बस उतने में ही अपनी कलाकारी दिखाने की कोशिश करती हूँ। कोई बात नहीं बेटिया, हिम्मत मत हारो, तुम देखना एक दिन तुम्हारा भी समय आएगा। काश ऐसा ही हो, और काश मैं भी कभी राजकुमारी जी के लिए कुछ सिल पाऊं। अरे तो उसके लिए इंतजार किस बात का है? तुम अभी भी राजकुमारी जी के लिए लहंगा तैयार कर सकती हो, और क्या पता तुम्हारा लहंगा रानी परी और राजकुमारी जी को पसंद आ जाए और वो तुम्हें उसके बदले बड़ा इनाम भी दे दे। सुंदर की बात सुनकर पायल को एक उम्मीद की किरण मिल गई। अगले ही दिन से वो राजकुमारी के लिए लहंगा बनाने के काम में लग गई। पायल ने उस लहंगे को सुंदर बनाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी और पूरे 4 दिनों तक लगातार मेहनत करने के बाद पायल ने वाकई एक बहुत ही सुंदर लहंगा बनाकर तैयार कर लिया। वो उस लहंगे को लेकर सीधे रामदास की दुकान पर गई और छिपकर उसके वहां से जाने का इंतजार करने लगी। और फिर जैसे ही रामदास वहां से गया तो पायल ने जाकर अपना बनाया लहंगा सबसे पहले सुंदर को दिखाया और फिर। वाह 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 बिटिया, सच में कमाल कर दिया तुमने तो। ऐसा डिजाइन तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। वाकई तुम्हारे हाथों में गजब का हुनर है बेटी। सुंदर से तारीफ पाने के बाद पायल का आत्मविश्वास और बढ़ गया और फिर वो उस लहंगे को लेकर सीधे राजमहल पहुंची और फिर रानी परी ने खुद उसका बनाया लहंगा देखा और फिर। क्या बात है, क्या सच में तुमने इसे बनाया है? ये तो बहुत ही सुंदर है। आज तक हमने ऐसी सुंदर कारीगरी नहीं देखी और सिलाई का तरीका भी बहुत ही बढ़िया है तुम्हारा। ये लहंगा हम रख लेते हैं। अभी कुछ देर में रामदास जी भी अपना बनाया लहंगा लेकर आने वाले हैं
तो राजकुमारी खुद ही तय करेंगी कि वो अपनी शादी पर कौन सा लहंगा पहनना पसंद करेंगी। पायल बहुत खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ रामदास को पायल के राजमहल आने की खबर लग गई थी। तो अब वो शांत तो नहीं बैठ सकता था, उसे कुछ तो करना ही था। ओहो, ये कल की लड़की मेरा धंधा चौपट कराएगी। नहीं 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 नहीं, मेरे अलावा कोई और शाही खानदान के कपड़े सिले, ऐसा मैं नहीं होने दे सकता। रामदास लालची होने के साथ साथ एक नंबर का बदमाश भी था। वो कैसे भी करके पायल को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। तभी उसे एक तरकीब सूझी और वो रोता हुआ फौरन रानी परी के पास आया। उस वक्त पायल भी वहीं पर थी। न्याय चाहिए रानी परी, मुझे न्याय चाहिए। अरे रामदास जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? किसी ने मेरी दुकान से वो लहंगा चुरा लिया जो मैंने दिन रात मेहनत करके राजकुमारी जी के लिए बहुत खास बनाया था। पायल ये सुनकर हैरान थी, क्योंकि उसे पता था कि रामदास की दुकान पर बनने वाला लहंगा तो अब तक बनकर तैयार ही नहीं हुआ था। और ठीक उसी वक्त रामदास ने पायल के बनाए लहंगे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तो रहा मेरा लहंगा। बड़े कमाल की बात है, ये तो मेरी दुकान से चोरी हो गया था, तो फिर ये यहाँ कैसे पहुंच गया? रामदास की बात सुनते ही रानी परी बहुत नाराज हो गई। उन्होंने पायल को फौरन चोर मान लिया। पायल रोती रही और अपनी सफाई देती रही, लेकिन रानी परी ने उसकी एक न सुनी और फिर उन्होंने अपनी छड़ी घुमाई। रानी परी के ऐसा करते ही पायल तेजी से धरती पर आ गिरी। पूरा दिन भूखी प्यासी भटकने के बाद पायल को एक बस्ती नजर आई। वो बस्ती की तरफ गई और फिर एक दुकान के आगे पहुंचकर बेहोश हो गई। वो दुकान असल में एक बुटीक था। पायल को जमीन पर गिरता हुआ देखकर उस बुटीक में से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। वो बड़ी भली औरत थी। उसने पायल को पानी पिलाया और फिर पायल के होश में आते ही भरपेट खाना भी खिलाया और फिर, तुम कौन हो बेटी, और तुम्हें हुआ क्या था? जी, मेरा नाम पायल है और मैं प्रतापपुर से आई हूँ। मैं गरीब हूँ और काम की तलाश कर रही हूँ। अच्छा, देखो भगवान की लीला देखो जरा। मैं अपने इस बुटीक के लिए तुम्हारे जैसी ही कोई लड़की ढूंढ रही थी। वो क्या है कि अब मेरी बूढ़ी हड्डियां मेरा साथ नहीं देती, दिखाई भी कम देता है तो काम भी बहुत कम हो गया है। एक समय था जब मेरे इस बुटीक पर एक से एक डिजाइनर कपड़े सिले जाते थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हें सब सिखाऊंगी, फिर मेरा ये बुटीक फिर से चल पड़ेगा। हाँ। पायल बिमला की बात सुनकर मुस्कुराने लगी, लेकिन बिमला को नहीं मालूम था कि पायल तो सिलाई के काम में उसकी भी उस्ताद निकलेगी। बिमला को पायल को कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी और कुछ ही दिनों में पायल ने बुटीक का सारा काम अकेले ही संभाल लिया। फिर एक दिन बिमला के बुटीक पर एक अमीर सेठ आया जिसे अपनी बेटी की शादी के लिए लहंगा सिलवाना था। 2 दिनों तक खूब मन लगाकर पायल ने हूबहू वैसा ही लहंगा बनाकर तैयार कर दिया जैसा कि उसने परीलोक में राजकुमारी के लिए बनाया था। सेठ और उसकी बेटी उस लहंगे को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने बिमला को लहंगे की तय कीमत से दोगुने पैसे दिए और इस तरह बिमला और पायल दोनों का ही काम चल पड़ा। जहां एक तरफ बिमला अपने बुटीक के फिर से मशहूर हो जाने से खुश थी, तो दूसरी तरफ पायल अपनी कारीगरी की तारीफ सुनकर फूली नहीं समा रही थी। फिर एक दिन, अरे रानी परी, आपको मेरा प्रणाम। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मुझे सुंदर ने सब बता दिया है। मैंने उस कपटी रामदास की बातों में आकर तुम्हें बहुत बड़ी सजा दे दी, लेकिन अब बस मैं खुद तुम्हें परीलोक वापस ले जाने आई हूँ। पायल रानी परी की बातें ध्यान से सुन रही थी और वहीं खड़ी बिमला को भी अब सारी सच्चाई का पता चल गया था। वो चुपचाप खड़ी थी। पायल ने बूढ़ी बिमला को देखा जिसकी आंखों में आंसू थे। फिर पायल ने रानी परी से कहा, मुझे क्षमा कीजिए रानी परी जी, लेकिन वहाँ परीलोक में मेरा कोई अपना नहीं, लेकिन यहाँ मेरी माँ मुझे मिल गई हैं। मुझे उनके प्यार की और उन्हें मेरे सहारे की जरूरत है, तो अब मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, पर याद रखना पायल, परीलोक के लिए तुम कभी पराई नहीं होगी। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम जब चाहो परीलोक आ सकती हो। और हाँ, शाही घराने के कपड़े अब से तुम ही सिलोगी। और हाँ, तुमने जो राजकुमारी के लिए लहंगा सिला था, ये उसका इनाम है। लो, इसे रख लो। इतना कहकर रानी परी ने पायल को एक बक्सा पकड़ा दिया और फिर वो दोनों वहां से गायब हो गए। रानी परी के जाने के बाद पायल ने वो बक्सा खोला तो देखा कि वो बक्सा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था, जिसे देखकर बिमला और पायल ने आसमान की तरफ देखा और रानी परी का दिल से शुक्रिया अदा किया।
बेलापुर गांव में मलिका नाम की एक बेहद ही खूबसूरत लड़की रहती थी। वो दिखने में जितनी खूबसूरत थी, उसके बाल भी उतने ही खूबसूरत थे। जिसकी नजर भी उस पर पड़ती तो दोबारा उसे देखे बिना नहीं रह पाता। उसके बाल बेहद ही घने, लंबे और रेशम की तरह मुलायम थे। उसके बाल उसके घुटनों जितने लंबे थे। अपनी खूबसूरती के घमंड के कारण मलिका किसी से भी बात नहीं करती थी। एक दिन वो खुद को शीशे में निहारते हुए कहती है, हाय मलिका, जैसा तेरा नाम है वैसे ही तू अपने नाम की तरह खूबसूरत है। उसने की मलिका। मलिका अपने बालों की बहुत ही ज्यादा देखभाल करती थी। एक रात सोते हुए मलिका जोर से चीखते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू इतना घबरा क्यों रही है? माँ, मैंने सपना देखा कि मेरे सारे बाल झड़ गए हैं और अब सब मुझे गंजी गंजी कह रहे हैं और मुझ पर जोर जोर से हंस रहे हैं। तूने कोई बुरा सपना देखा है मलिका? तू सारा दिन अपने बालों में ही खोई रहती है, इसीलिए तुझे ऐसे सपने आते हैं। अब तू परेशान ना हो और चुपचाप से सो जा। वो हर किसी से कोई ना कोई उपाय पूछती रहती थी और उस उपाय को जरूर अपनाती थी। विमला काकी, आपके बाल इस उम्र में भी इतने काले और घने कैसे हैं? बेटा, मैं अपने बालों में रोज रात को सोने से पहले नारियल का तेल लगाकर सोती हूँ, इसीलिए मेरे बाल घने और काले हैं। एक रोज मलिका नदी किनारे अपने बाल सुखा रही होती है। तभी गांव के राजकुमार आदित्य की नजर उस पर पड़ जाती है। वाह, कितने सुंदर और घने केश हैं इस स्त्री के, दिखने में भी बेहद ही खूबसूरत है। अब तो हम इसी से विवाह करेंगे। अगले दिन ही उसके बारे में पता लगवाकर राजकुमार अपनी शादी का प्रस्ताव मलिका के गरीब माता पिता के घर भिजवा देता है। हमारे राजकुमार आदित्य कुमार आपकी पुत्री मलिका से विवाह करना चाहते हैं। क्या आपको ये प्रस्ताव मंजूर है? हाँ हाँ, बिल्कुल। हमें ये प्रस्ताव मंजूर है। ये तो हमारा सौभाग्य होगा जो इस गांव के राजकुमार से हमारी बेटी का रिश्ता जुड़ेगा। जब भी कोई मलिका के बालों की तारीफ करता, वो इतराते हुए कहती, मलिका यार, तेरे बाल तो बहुत ही खूबसूरत हैं। अरे कहाँ यार, बहुत ही बेकार बाल हैं, बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। लेकिन मन ही मन अपने बालों की खूबसूरती की तारीफ सुनकर वो बहुत खुश होती। एक बार उस गांव में हिमालय से एक बहुत पहुंची हुई वैद्य आती है, जिसके चर्चे सारे गांव में होते हैं। तभी मलिका को भी उसके बारे में पता चलता है। भाई, सुना है हिमालय से एक वैद्य आई है और वो सबको तरह तरह की दवाइयां दे रही है। वैद्य? फिर तो मुझे भी उससे मिलना चाहिए और अपने बालों को सदा ऐसे ही खूबसूरत रखने के लिए जड़ी बूटी लेनी चाहिए। मलिका उस वैद्य के पास जाती है और उससे कहती है, माताजी, मेरा नाम मलिका है और मैं अपने बालों से बड़ी परेशान हूँ। मेरे बाल ना बिल्कुल भी सुंदर नहीं है और बहुत झड़ते जा रहे हैं। मैं अपने रूखे सूखे झाड़ू जैसे बालों से बड़ी ही परेशान हूँ। मेहरबानी करके मुझे कोई ऐसी दवाई बताएं जिससे ये बच जाए। उस वैद्य ने जब देखा कि इतने खूबसूरत बाल होने के बाद भी वो ऐसा कह रही है, तो उसे समझते देर न लगी कि उसको अपने ऊपर कितना घमंड है। तो वो कहती है, हाँ हाँ ठीक है, तुम जैसा कह रही हो तुम्हारे बाल बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे और फिर कभी भी नहीं बदलेंगे। इसके बाद उस वैद्य ने कुछ औषधियां उठाई और उसके ऊपर काफी सारे मंत्र बोलकर मलिका को दे दिए और बोली, ठीक है, तुम जब भी अपने बालों में कुछ लगाओ तो पहले उसको इस डिबिया में रखना, उसके बाद लगाना, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मलिका बड़ी ही खुश हुई। फिर वो डिबिया लेकर वापस आ गई। इसके बाद तो वो जब भी बाल धोने जाती तो अपना शैम्पू पहले उस डिबिया में डाल लेती और जब तेल लगाने जाती तो पहले उस तेल को उस डिबिया में रखती, फिर लगाती। देखते ही देखते 1 महीने के अंदर मलिका के सारे बाल झड़ गए और वो गंजी हो गई। ये देखकर मलिका बहुत परेशान हुई और किसी तरह अपना गंजापन छुपाते हुए वैद्य जी के पास पहुंची और बोली, माताजी, ये आपने मुझे किस तरह की डिबिया दे दी? उसका इस्तेमाल करने से तो मेरे पूरे बाल झड़ गए और मैं पूरी तरह गंजी हो गई। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तुम परेशान मत हो, तुम्हारे झाड़ू जैसे बाल पूरी तरह से चले गए हैं। अब तुम्हारे बिल्कुल वैसे ही बाल आएंगे जैसा तुम चाहती हो। इतना कहने के बाद वो महिला वहां से गायब हो गई। मलिका ये देखकर हैरान हो गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन मेरे पास उस वैद्य की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। कुछ दिनों बाद उसके सिर पर सचमुच में लंबे, रूखे और झाड़ू के समान बाल आ गए।
जिस वजह से वो बड़ी भयानक दिखने लगी। एक दिन शीशे के आगे बैठी मलिका खुद को आईने में देखती है तो सोचती है, कुछ दिनों में मेरी शादी राजकुमार से होने वाली है। अगर उन्होंने मुझे इस हालत में देख लिया तो वो पक्का ही इस विवाह के लिए मना कर देंगे। वो इतना सोच ही रही होती है कि तभी राजकुमार के सैनिक राजकुमार का संदेशा लेकर आते हैं। कल महल में राजकुमार के जन्मदिन का आयोजन है और राजकुमार जी ने आपको इस समारोह में आने के लिए आमंत्रित किया है। कुछ देर सोचने के बाद मलिका कहती है, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। हमारे यहाँ शादी से पहले दूल्हे का दुल्हन को देखना अपशगुन माना जाता है, तो मैं समारोह में घूंघट करके आऊंगी और कोई भी मुझे चेहरा दिखाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। उधर जैसे ही राजकुमार को ये बात पता चलती है, वो मुस्कुराकर मलिका की शर्त को मान लेते हैं। अगले दिन मलिका सुंदर सा रेशम का दुपट्टा सर पर ओढ़े घूंघट करके राजकुमार के महल पहुंच जाती है। दावत में तरह तरह के पकवान बने हुए थे। महल में नाच गाने से रौनक हो रखी थी। चारों ओर खुशी का माहौल था कि तभी अचानक तेज हवा चलती है और मलिका का दुपट्टा उड़कर राजकुमार के चेहरे पर गिर जाता है। राजकुमार जैसे ही उस दुपट्टे को अपने चेहरे से हटाता है तो उसकी नजर मलिका पर आ पड़ती है। उसको देखते ही राजकुमार चीख उठता है, तुम भयानक औरत कौन हो और मेरी मलिका कहाँ है? तुम तो कोई चुड़ैल या डायन नजर आती हो। तुम तुरंत ही यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा। मलिका भागकर वहां से चली जाती है। अब उसे समझ आ चुका था कि उसे अपने घमंड की सजा मिल चुकी है। उधर राजकुमार आदित्य ने मलिका को ढूंढने के लिए सैनिक भेज दिए थे। मलिका ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर नकली बालों की एक लंबी चोटी बनाई और उसे सुंदर सुंदर फूलों से सजा दिया और अपने कांटेदार झाड़ू जैसे बालों को पूरी तरह से हटाकर उस नकली चोटी को अपने सिर पर चिपका लिया और राजकुमार से मिलने गई। मलिका को सुंदर बालों के साथ देखते ही वो झट से विवाह कर लेता है। मलिका हमेशा सोचती रहती, अगर राजकुमार जी को मेरी सच्चाई का पता चल गया तब ना जाने क्या होगा। ऐसे ही कई महीने बीत गए। फिर एक दिन मलिका राजकुमार के साथ महल की बालकनी में खड़ी थी कि तभी वहां एक चील आई और उसकी चोटी उठाकर ले गई। राजकुमार उसको देखकर बड़ा हैरान होता है। मलिका का गंजापन देखकर वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम्हारा गंजा सिर अगले 10 दिनों तक बिना बालों के रहा तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इतना कहकर राजकुमार वहां से चला जाता है। मुझे कैसे भी करके उस बूढ़ी वैद्य महिला को ढूंढना होगा और उनसे माफी मांगनी होगी। अब तो वही मेरी शादी बचा सकती है। अगले दिन सुबह मलिका उस वैद्य को ढूंढने हिमालय के जंगलों में चली जाती है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। फिर थक हार कर उसे जंगल में एक मंदिर दिखाई देता है। वो उस मंदिर में जाकर बैठ जाती है और माता की मूर्ति के सामने जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके सामने वन देवी प्रकट होती है। वो वही बूढ़ी वैद्य महिला थी। तभी मलिका उससे कहती है, माता, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अपने लंबे काले घने रेशमी बालों को लेकर जो मैंने घमंड किया था उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। अब मैं कभी खुद पर घमंड नहीं करूंगी। कृपा करके आप मुझे मेरे बाल वापस कर दीजिए। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, यही तुम्हारे लिए काफी है। इसके बाद वन देवी उसे आयुर्वेदिक तेल की शीशी देते हुए कहती हैं, यह लो पुत्री, इस तेल को रात को सोने से पहले अपने सिर पर लगा लेना। सुबह तक तुम्हारे सारे बाल तुम्हें वापस मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, याद रहे, आज के बाद अपने बालों और चेहरे की खूबसूरती को लेकर कभी घमंड मत करना। इतना कहकर वन देवी गायब हो जाती है। फिर मलिका वो शीशी लेकर अपने घर आ जाती है और रात को सोने से पहले वन देवी का ध्यान करते हुए वो उस तेल को अपने बालों में लगा लेती है। अगले दिन सुबह जब वो उठती है तो उसके लंबे काले घने और रेशमी बाल वापस आ चुके होते हैं। ये देख वो बहुत खुश होती है। मेरे बाल मेरे बाल मुझे वापस मिल गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वन देवी माँ। वन देवी की जय हो, जय हो, जय हो। उधर जैसे ही राजकुमार मलिका को वापस अपने बालों के साथ देखता है तो वो भी बहुत खुश होता है और उसे अपने साथ वापस अपने महल ले जाता है। इसके बाद दोनों खुशी खुशी महल में रहने लगते हैं।